बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इंशाल्लाह वेक्टर्स की सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है और इसमें इंशाल्लाह हम फर्दर कुछ चीज़ें सीखेंगे वेक्टर्स के बारे में। हमारा बेसिकली आज फोकस होगा वेक्टर के कंटेंट्स में चेंजेस कैसे करते हैं, उसके लिए आपके पास क्या-क्या फंक्शंस अवेलेबल हैं और साथ-साथ साइज़ कैपेसिटी को हम रिविज़िट करके 1-2 फंक्शंस फ्रंट, बैक, रिवाइज़ रिसाइज़ के सॉरी वो भी हम साथ-साथ देखेंगे और एम्प्टी का फंक्शन भी देखेंगे। Embrace back, push back, pop back. So let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, you have to include the header file vector. जैसे कि मैं अभी तक आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह मैं यूजिंग नेम std का की ऑप्शन फिलहाल यूज़ नहीं कर रहा ताकि हमसे कोई कोडिंग में गलती वैसे ना हो और हम इसकी वजह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। एनी हाउ, लेट मी बिगिन बाय डिक्लेयरिंग अ वेक्टर। उसी तरह आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद आपने रिजर्व्ड वेक्टर यूज़ करना है और एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आपने डेटा टाइप देनी है और डेटा टाइप देने के बाद आपने वेक्टर का नाम देना है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए ये वेक्टर मैं आपको बताएं कि मैंने जो डिक्लेयर किया है, इट्स ए कम्प्लीटली एम्प्टी वेक्टर। इसमें कोई डेटा किसी किस्म का मौजूद नहीं है। अगर मैंने इंदर्शन करनी है तो इंदर्शन करने के लिए मेरे पास तीन मेथड्स फेमस ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं: पुश बैक, इम्प्लेस बैक और इंसर्ट। इन तीनों को इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू में पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सिंपली पुश बैक से। व्हेन आई कॉल vec1 डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, तो ये मेथड जो है वो मेरे वेक्टर के बैकएंड पर एक इंदर्शन कर देगा, या इन अदर वर्ड्स मैं इस तरह कहूंगा कि मेरे वेक्टर का साइज और कैपेसिटी बढ़ाकर बाय वन उस नई लोकेशन के ऊपर निदर्शन करेगा। अब देखिए करंटली वेक्टर का साइज भी ज़ीरो और कैपेसिटी भी ज़ीरो है, इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर मैंने इसको यहाँ पर कोई डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कर अगर इंसर्ट करना है, तो मुझे साइज इंक्रीज़ करने के लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। पुशबैक ऑटोमैटिकली मेरे लिए पहले साइज इंक्रीज़ करेगा और उसके बाद वो वेक्टर में इंसर्शन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसको फर्स्ट वैल्यू दे दी 786 सेमीकोलन, और वेक्टर्स के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर मैं फंक्शन लिख लेता हूँ void, लेट्स कॉल इट डिस्प्ले वेक्टर, और इसको हम वेक्टर बाय रेफरेंस पास करेंगे। तो वेक्टर बाय रेफरेंस पास करने के लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले उसी तरह वेक्टर का डेटा टाइप, वेक्टर का रिजर्वर्ड फॉलोड बाय डेटा टाइप इन दी एंगुलर ब्रैकेट्स, और बाय रेफरेंस हम उसको पास कर रहे हैं एम्परसेंड का साइन और वी। और दूसरी चीज जो है, क्योंकि हम इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे वेक्टर्स कुछ और भी बनाएंगे, तो अगर कोई नया वेक्टर बना बीच में तो हम उसका इंशाल्लाह नाम डिस्प्ले करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम किस वेक्टर की बात कर रहे हैं। और चूंकि हमने सिर्फ उसको डिस्प्ले करना है तो मैं कांस्टेंट स्ट्रिंग बना रहा हूँ, और ऑफ कोर्स मुझे स्ट्रिंग की डेटा टाइप जो है यहाँ से एक्सेस होगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर नेम दूंगा। लेट मी पास दिस वन बाय रेफरेंस एज वेल, ताकि हमारी थोड़ी सी मेमोरी बन जाए, हम अनयूजुअल अनवांटेड कॉपीज अपने फंक्शंस की क्रिएट ना करें। अच्छा, अब देखें इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्प्ले द नेम ऑफ द वेक्टर। मैं उसके लिए जल्दी से यहाँ पर कोड लिख दूँ। मैं दो न्यू लाइंस दूंगा ताकि हमारे हर नया वेक्टर के बीच में थोड़ा सा गैप रहे। लेट्स से वेक्टर नेम इक्वल्स, और यहाँ पर हम उसका क्या डिस्प्ले कर देंगे, नेम। ठीक है, उसके बाद हमने वेक्टर का साइज और कैपेसिटी, ताकि हम उसको रिविजिट करें और देखें कि साइज और कैपेसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। तो वेक्टर साइज, उसके लिए v डॉट साइज का फंक्शन है जो कि आपको साइज एज एन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और लेट मी आल्सो प्रिंट द वेक्टर डॉट कैपेसिटी ओवर है। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि चलिए पहले मैं इस कोड को थोड़ा सा रन करके आपको यहाँ पे इसका आउटपुट दिखा दूँ। इसका आउटपुट होगा क्या। मैं पहले इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। मेरे फंक्शन का नाम जो है डिस्प्ले वेक्टर है, और वो आप देख रहे हैं कि वेक्टर का नाम साइज और कैपेसिटी डिस्प्ले कर रहा है। पुश बैक करने से पहले हम इसको डिस्प्ले करते हैं। लेट मी पास इट दी वेक्टर 1 फॉलोड बाय इट्स नेम एज अ स्ट्रिंग, ताकि मुझे पता चले कि मैं वेक्टर 1 की बात कर रहा हूँ। और पुश बैक करने के बाद हम इसको दोबारा कॉल करते हैं मेथड को। तो वो देखिए पुश बैक से पहले और बाद में इस पर क्या इफेक्ट आएगा। लेट मी रन द कोड फॉर यू। इसका आउटपुट जैसे ही विजिबल होता है
तो हम देखेंगे कि इस पुशबैक से पहले आपको नजर आएगा वेक्टर का साइज भी 0 है और वेक्टर की कैपेसिटी भी आपके पास 0 है। होपफुली आउटपुट आपके पास यहाँ पर विजिबल होगा, आपको नजर आ रहा होगा। मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जूम इन कर दूं। आप देखें जब मैंने वेक्टर का नेम और कैपेसिटी डिस्प्ले किया है उसके उसमें पुशबैक करने से पहले तो साइज 0 कैपेसिटी है 0 है, और जब मैंने पुशबैक किया है तो साइज भी 1 होगी और कैपेसिटी भी 1 होगी। ये दोनों ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुए हैं। कैपेसिटी मैंने आपसे कहा था वो आपको ये बताता है कि वेक्टर में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, और साइज ये बताता है कि वेक्टर में करंटली कितनी वैल्यूज मौजूद हैं। कैपेसिटी के बारे में हमने ये कहा था कि ये कंपाइलर डिपेंडेंट फंक्शन है, उसके ऑप्टिमाइजेशन के मुताबिक ये मुख्तलिफ तरीकों से इंक्रीज होता है, लेकिन ज़्यादातर कंपाइलर्स इस तरीके से उसको इंक्रीज करते हैं कि वो या पिछले साइज को जो है वो बढ़ाते हुए कैपेसिटी को डबल कर देते हैं, या 2 की पावर में कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। एक्सक्यूज मी, या 2 की पावर में कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो आपके पास ये दोनों काम हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमेशा डबल हो या 2 की पावर में इंक्रीज हो, बिकॉज इट इज अ कंपाइलर डिपेंडेंट फंक्शन। कंपाइलर डिपेंडेंट मींस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पे डिपेंड करता है कि कंपाइलर को क्या बेहतर लगता है ऑप्टिमाइज करते हुए कि वो किस तरीके से कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। ओके जी, लेट मी गेट बैक टू द कोड, और लेट्स आल्सो डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर के अंदर पड़ा क्या हुआ है, जो वैल्यूज पड़ी हम वो भी साथ साथ डिस्प्ले करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर ईच या फॉर रेंज का लूप यूज करूंगा। मैं डेटा टाइप ऑटो की इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि ऑटोमेटिकली जो भी वेक्टर के अंदर डेटा पड़ा हुआ है उसी के लिए टाइप जो है डिटरमिन हो। और मेमोरी सेव करने के लिए हम यहाँ पे रेफरेंस बनाते हैं ताकि हर दफा नया मेमोरी स्पेस ना लोकेट की जाए और हम ओरिजिनल वेक्टर के कंटेंट्स को भी एक्सेस कर सकें अगर हमने इसमें चेंजेस करना हो। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था कि आपने वेक्टर के जो आपकी जो लास्ट रिकॉर्डिंग थी सर इसके अंदर मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि वेक्टर के कंटेंट्स को चेंज करना तो आप रेफरेंस बनाते हैं। रेफरेंस का एक फायदा ये भी हो जाएगा कि आपके लूप की हर इटरेशन में दोबारा मेमोरी असाइनमेंट की नई मेमोरी असाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली एग्जिस्टिंग मेमोरी के लिए एक एलियस एक नया नाम मिल जाएगा। रेफरेंस वर्स लाइक एन एलियस आपको पता है। ओके, द वेक्टर नेम इज वी ओवर हियर और हमने उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा मैसेज दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि वी आर डिस्प्लेइंग द कंटेंट्स ऑफ द वेक्टर, और वन बाय वन उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। ओके, अब जब मैं ये कोड रन करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा, और आप जितनी देर में ये रन होता है और वो एरर आपको नजर आता है तो आप खुद भी जरा सोचिए कि आपके ख्याल में वो एरर क्या हो सकता है और क्यों उसकी वजह क्या हो सकती है। अगर आप देखें ये कोड मैंने रन किया है, बेसिकली आई एम सॉरी मैंने वहां पे एलिमेंट्स मुझे इसको डिबग करने दें। अच्छा, आई एम सॉरी, एरर इस केस में मुझे इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि ये फॉर लूप जो है ये तब तक चलता है जब तक वेक्टर के अंदर कंटेंट्स पड़े हुए हैं। जो वेक्टर के अंदर कोई कंटेंट्स है ही नहीं तो इसने हमें शुरू में कुछ डिस्प्ले नहीं किया। लेट मी शो यू द आउटपुट अगेन। जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए आपके पास शुरू में वेक्टर कंटेंट्स जो है उसके सामने पहला वाला वेक्टर जो है वेक्टर को पुश बैक करने से पहले की वैल्यू उसके अंदर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ब्लैंक है बिल्कुल उसके आगे, क्योंकि वहां पे उस टाइम वेक्टर में कोई कंटेंट स्टोर नहीं थे। जब मैंने फिर वेक्टर के अंदर एक एलिमेंट पुश कर दिया तो साइज भी 1 हो गया, कैपेसिटी भी 1 होगी, और वो कंटेंट्स इसने हमें डिस्प्ले कर दिया 786। अच्छा, वो एरर वाली बात सॉरी मैं आगे चल के अभी आपकी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाई एरर विल बी देयर एंड इन विच केस द एरर विल कम। इस केस में हमें फॉर लूप ने बचा दिया। फॉर जो आपका जो रेंज लूप था उसने देखा वेक्टर में कोई कंटेंट है ही नहीं तो वो लूप रन ही नहीं हुआ फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये आपके पास अगर आप एम्प्टी वेक्टर के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे तो आपका रन टाइम पे प्रोग्राम मोस्ट लाइकली क्रैश कर जाएगा और उसमें एक अनडिफाइंड बिहेवियर आ जाएगा। तो एम्प्टी वेक्टर को आपने डिस्प्ले नहीं करना। आगे चलिए, उसके लिए ये कि मैं यहाँ पर एक और पुश बैक करूँ और फिर आपको एक और मेथड के बारे में बताऊँ। लेट मी पुश वन मोर वैल्यू ओवर हियर। अच्छा, एक हम वैल्यू यहाँ पे लेट सपोज डाल देते हैं 1, एक और मैंने इंसर्ट कर दी और उसके बाद दोबारा हम वेक्टर के कंटेंट्स को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है जी, और एक और वैल्यू भी चलिए हम डाल देते हैं।
अब मेरे वेक्टर के अंदर जो है टोटल 3 वैल्यूज़ होंगी, तो उसका साइज़ आपके पास जो है वो 3 हो जाना चाहिए, ठीक है? कैपेसिटी हम देखेंगे कि कैसे चेंज होगी। पहली लोकेशन यानी लोकेशन 0 पे 786, उसके बाद 1 हमने डाल दिया, उसके बाद हमने 2 में डाल दिया। हर पुशबैक याद रखें कि आपके वेक्टर का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और साथ-साथ उस नई लोकेशन के अंदर जो है वैल्यू को इंसर्ट कर रहा है। ओके, इफ आई रन दिस प्रोग्राम वन्स मोर और इसका आउटपुट अगर हम देखें इस दफ़ा, तो फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि आपके शुरू में आप देखें जब आपने वेक्टर नेम इज इक्वल टू वेक1 साइज 0 कैपेसिटी 0 एम्प्टी है, फिर आपने कहा वेक1 हमने साइज 1 कैपेसिटी 1, ये पुश बैक के बाद हमने उसको दोबारा डिस्प्ले को कॉल किया और उसने उसका कंटेंट मुझे बता दिया 786। अच्छा, उसके बाद जब मैंने कहा वेक1 उसके अंदर एक और वैल्यू हमने पुश की 1 की। अब देखें साइज 2 है, कैपेसिटी 2 है और नीचे कंटेंट्स नजर आ रहे हैं 786 एंड 1। आपको होपफुली आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आपका वेक्टर एक एक करके खुद ही इंक्रीज हो रहा है, आपको कोई एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही है। अच्छा, लेट मी पुश वन मोर वैल्यू और इसके साथ ही हम वंस अगेन डिस्प्ले वेक्टर का फंक्शन भी कॉल करते हैं। अच्छा, लास्ट में हमने पहले डिस्प्ले वेक्टर नहीं किया था, तो वो मैं वंस अगेन डिस्प्ले वेक्टर करके दोबारा इसको शो कर दूं एक दफा, ताकि 3 वैल्यूज के केस में आपको यहाँ पे आउटपुट नजर आ जाए। अच्छा, अब ये देखिए जो आपका वेक्टर है फर्स्ट टाइम, उसका साइज 0 जो आपके बिल्कुल टॉप पे नजर आ रहा है, उसका आप देखें वेक 1 में साइज 0 कैपेसिटी 0 एम्प्टी है, वेक 1 साइज 1 कैपेसिटी 1 786, फिर साइज 2 कैपेसिटी 2। जब आपने उसके बाद से आपने अगला एलिमेंट पुश किया 2, लास्ट पुश बैक जो हमने किया, तो साइज 3 और कैपेसिटी 4, वो 2 को उसने डबल कर दिया या वो 2 की पावर में उसने से इंक्रीज किया। आप इसे जैसे मर्जी आसानी से समझना चाहें। अब देखें आपके वेक्टर्स के कंटेंट्स के हो गए 786 1 एंड 2, ठीक है जी। इस तरीके से आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, पुशबैक के साथ ऑटोमेटिकली आपका साइज भी इंक्रीज होता है। ओके, अब यहाँ पर मैं जो आपको इस टाइम बात कर रहा था, आपके पास एक दो बड़े यूजफुल मेथड्स वेक्टर के साथ आते हैं जो यूज होते हैं कि वेक्टर की फर्स्ट और लास्ट वैल्यू अगर आपने डायरेक्टली डिस्प्ले करना हो। अच्छा जी, तो वो मेथड्स क्या हैं? लेट मी शो देम टू यू। अब ये वेक्टर के तमाम पूरे वेक्टर के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने से पहले यहाँ पर मैं वो 2 मेथड्स जो हैं उनके लिए यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ। आप देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू के लिए हमारे पास एक मेथड होता है वेक्टर्स के साथ व्हिच इज कॉल्ड फ्रंट, जो आपके पास हमेशा वेक्टर की पहली वैल्यू डिस्प्ले करेगा। और एक मेथड होता है व्हिच इज कॉल्ड बैक, जो आपको हमेशा वेक्टर की लास्ट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है जी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो लेट्स सी कि इस दफा में शुरू में जो एरर आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि फ्रंट और बैक देखें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम पे आपका वेक्टर एम्प्टी है, तो आप देख रहे हैं कि करंटली मेरा प्रोग्राम यहाँ पे होके हाल्ट हो गया है, क्योंकि मेरा आपका प्रोसेसर शायद जरा जल्दी, ये अगर आपका फास्टर प्रोसेसर है तो आपको ये एरर बता दे, ये क्रैश कर रहा है और एक एरर नंबर बता रहा है काफी काफी लंबा चौड़ा सा -10734 आपको नजर आ रहा होगा। बाकी के वेक्टर कंटेंट्स जो है वो आपको नजर नहीं आ रहे, ठीक है, बाकी के वेक्टर्स ने डिस्प्ले ही नहीं किए। व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि आपने एक ऐसे वेक्टर के फ्रंट और बैक को उसके एक्सेस करने की कोशिश की विच इज एम्प्टी। तो फ्रंट और बैक को यूज करते हुए हमेशा कोशिश कीजिए कि पहले आप चेक करें कि आपका वेक्टर कहीं एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप इस तरीके से वी डॉट साइज का मेथड कॉल कर लें और चेक करें कि अगर वी डॉट साइज जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो फिर आप इसको इसके फ्रंट और बैक के मेथड को कॉल करके इसकी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जब आप डिस्प्ले करें, ठीक है। लेट मी सेव इट, लेट मी रन वंस मोर। तो अब आपको मैंने आपसे कह रहा है बताया कि फ्रंट क्या करेगा, वो पहली वैल्यू डिस्प्ले करेगा और बैक जो है लास्ट वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो आप देखें आपके पास वेक 1 के केस में मुझे तो एरर नहीं मिला क्योंकि मैंने वहां पे चेक लगाया हुआ है। और जो आपका सबसे पहला वेक्टर जो टॉप पे नजर आ रहा है दैट इज वेक 1 साइज 0 कैपेसिटी 0, उसके कंटेंट्स एम्प्टी। उसके बाद देखिए वेक 1 जब हमने एक वैल्यू डाल दी तो फ्रंट ने भी 786 प्रिंट किया और बैक ने भी 786 प्रिंट किया, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों जो है इस केस में वो आपके पास एक ही वैल्यू है, वही फ्रंट है वही बैक है। जब मैंने उसके बाद एक वैल्यू 786 और 1 के बाद क्या देखिए फ्रंट 786 और 1 जो है वो बैक जो है वो सॉरी आपके पास 1 प्रिंट कर रहा है। इसी तरह चलते जाएं, आप देखें लास्ट में जब आपके पास 3 वैल्यूज होंगी आपके वेक्टर कंटेंट्स, आप देखें 786 1 और 2 हो गया, तो फ्रंट ने 786 रिटर्न कर दिया और बैक ने मुझे 2 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अच्छा, लेट लेट इसी तरह यहाँ पर मैं जो चलें एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल उठा लेता हूँ। लेट सपोज मेरे पास
vec1 डॉट, मैं एक और फंक्शन यहाँ पे यूज करने लगा हूँ, इम्प्लेस बैक, ठीक है। इम्प्लेस बैक और पुश बैक दोनों एक ही तरह काम करते हैं, सिर्फ फर्क इनमें यह है कि इम्प्लेस बैक को आप जो वैल्यू देते हैं ये उसको नेसेसरी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है इंसर्ट करने से पहले। वो नेसेसरी ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट है जिस जो वेक्टर में स्टोर होने वाली डेटा टाइप है, जो वेक्टर में जिस टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर है उसमें ऑटोमेटिकली उस टाइप में ये उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है। इसकी एग्जांपल इंशाल्लाह आगे आएगी। फॉर द टाइम बीइंग ये काफी यूजफुल फंक्शन है आपके लिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट कन्वर्जन करता है। फॉर द टाइम बीइंग बस आप ये जुमला जहन में बिठा लें कि यहाँ पे दी हुई वैल्यू को अगर नेसेसरी हो तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके वेक्टर में स्टोर करता है। देखिए बहरहाल फिलहाल इसको हम सिंपल इंजर्शन के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज एक और वैल्यू दे दी 3 के नाम से, और लेट मी गिव, उसके बाद हम वंस अगेन हम चाहते हैं कि वेक्टर के कंटेंट्स को डिस्प्ले कर दें, और 2 वैल्यूज मुझे और देने दें ताकि थोड़ा सा हमें यहाँ पे साइज और कैपेसिटी का भी पता चल जाए। ठीक है 2 3, अच्छा यहाँ पे वैल्यू मैं जान के ऐसे रह देता हूँ 4.55, इंटीजर डेटा टाइप ले रहा है ना वो, और यहाँ पे जान के वैल्यू मैं इस तरीके से दे देता हूँ a की। ठीक है, इसका ये जो मैं वैल्यूज दे रहा हूँ इसका इम्प्लेस बैक से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन चलिए देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका यहाँ पे आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। और दूसरा v डॉट साइज की बजाय अब यहाँ पे मैं वेक्टर का एक बिल्ट इन फंक्शन वेक्टर के साथ आता है जिसको empty कहा जाता है। आपको नाम से पता चल जाएगा कि empty का मेथड क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आपका वेक्टर empty है या नहीं। अगर वेक्टर empty है तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है, empty नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर वेक्टर empty नहीं है तो उसको नॉट करके हम ट्रू कर देंगे, मतलब वेक्टर डॉट empty अगर हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो नॉट के केस में ट्रू हो जाएगा, और उस केस में हम इसका फ्रंट बैक डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज हम डिस्प्ले नहीं करेंगे। एल्स के केस में यहाँ पे चलिए हम यूजर को एक मैसेज यहाँ भी दे देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। यहाँ पर एल्स के केस में हम कहते हैं कि आप ये डिस्प्ले कर दें कि वेक्टर इज एम्प्टी। एंड लेट्स सी द आउटपुट्स नाउ। टॉप से मैं आता हूँ इसके ऊपर और उसको वन बाय वन हम देखते हैं। इस दफ़ा हमने एम्प्टी का मेथड यूज़ किया तो आप देखें उसने मुझे वहाँ पे मैसेज दे दिया कि वेक्टर इज एम्प्टी। जो फ्रंट बैक को उसने डिस्प्ले नहीं किया और उसने नीचे वेक्टर कंटेंट्स ऑफ कोर्स ब्लैंक शो किए हैं। उसके बाद वेक्टर नेम है आपके पास इज इक्वल टू वेक1 786 सो ऑन एंड सो ऑन। ये अब आपको समझ आ गई होगी। एक वैल्यू इंसर्ट की, फिर आपका साइज आपका 2 कैपेसिटी 2 हो गया, फिर आपने तीसरी वैल्यू इंसर्ट की तो साइज 3 कैपेसिटी 4 हो गया। चौथी वैल्यू पे आप देखें साइज 4 और कैपेसिटी 4 ही रही है। पांचवी वैल्यू पे साइज 5 हुआ लेकिन कैपेसिटी आपके पास 8 होगी, 2 की पावर में इंक्रीज हो रही है। इस केस में उसने कैपेसिटी चेंज किया है, 4 से बढ़ा के 8 कर दिया। और जब आपने छठी वैल्यू लिखी तो साइज तो चेंज हुआ लेकिन कैपेसिटी आपके पास चेंज नहीं हुई। और वो जो आपने वैल्यूज दी थी, एक आपने फ्लोटिंग पॉइंट या डबल नंबर सॉरी वो दिया था 4 पॉइंट समथिंग, उसने डेटा टाइप के मुताबिक 4 ही यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया है। आपने एक वैल्यू करेक्टर दी थी तो करेक्टर को ये C++ के इम्प्लिसिट कास्टिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, इम्प्लेस बैक कुछ इस किस्म का काम करेगा लेकिन ये इम्प्लेस बैक नहीं कर रहा, इम्प्लेस बैक ऐसे नहीं कर रहा। अब देखें हमारा जो नेसेसरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर होना है वो कौन सा, वो इंटीजर है। तो ये इम्प्लेस बैक का काम नहीं, इम्प्लेस बैक कुछ इस किस्म का काम करेगा। ये तो आपको पता है कि ये इम्प्लिसिट C++ के अंदर जो इंटरनल इम्प्लिसिट कास्टिंग होती है ये उसकी वजह से हो रहा है कि अगर आप इंटीजर वेरिएबल को कोई फ्लोट वैल्यू दें तो वो डेसिमल पॉइंट वाले बाद वाला पार्ट ओमिट करके इंटीजर नंबर ले लेता है। जैसे 4 के केस में आप कहा था कि हमने 4 पॉइंट समथिंग दिया था, ठीक है जी 4। और इसी तरह ये जो 65 है दिस इज द आस्की कोड ऑफ द कैरेक्टर ए, इसको हमने कैरेक्टर ए असाइन किया तो उसने ऑटोमेटिकली उसको इंटीजर में कास्ट किया है। ये नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ भी आपका C++ का कंपाइलर इसी तरह करता है। अच्छा जी, आई थिंक आई वुड स्टॉप द रिकॉर्डिंग हियर और आई विल रिकॉर्ड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह।